Vande Mataram, dear students. Today we have to start sixth chapter, The Junk Sailor, और it is the first part of this chapter. कौन सा पार्ट है? फर्स्ट पार्ट है, और ये चैप्टर है नंबर 6, द जंक सेलर। इस चैप्टर जंक सेलर मतलब जंक मतलब जो होता है, कबाड़ बोलते हैं, जो वेस्टेज मटेरियल होता है, जो हमारे घर में न्यूज़पेपर होते हैं, बुक्स हुए, कोई बॉटल्स होती है, ये जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ऐसी चीज़ें हम कहाँ जाते हैं? जंक सेलर के पास बेचने के लिए जाते हैं। वो होते हैं कबाड़ी वाला, बोलते हैं ना, वो है जंक सेलर। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक वुमेन दी है, यहाँ पे जंक सेलर है वो, दिख रहे? तो यहाँ पे उसकी ट्रू स्टोरी हमें इस चैप्टर में बताई हुई है। देखिए उसकी शॉप में क्या क्या दिया हुआ है, टायर है, फिर ये बॉक्सेस है, इस तरह से उनके यहाँ सामान पड़ा हुआ होता है। हैव यू इवर मेट अ कबाड़ी वाला? आपने कबाड़ी वाला को देखा है? जो ये जंक सेलर को ही कबाड़ी वाला बोलते हैं, उनको कभी देखा है? देखा ही होगा। देन अ वुमेन हु सेल जंक, दिस इज अ ट्रू स्टोरी टोल्ड बाय किरण। ये जो है कबाड़ी वाले की स्टोरी है, इस वुमेन की स्टोरी है, जो किसने ट्रू स्टोरी है ये, टोल्ड बाय किरण। हु हैज़ अ जंक शॉप इन पटना, जिसका जंक शॉप है पटना में, उसने ये स्टोरी, उसकी ये स्टोरी है। देखिए ये उसका, यही है वो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है आई स्टडीड इन हिंदी मीडियम स्कूल इन माई विलेज। ये कहाँ पे पढ़ी हुई है? हिंदी मीडियम में पढ़ी हुई है, इसके विलेज में। माई फादर वॉन्टेड गर्ल्स टू स्टडी लाइक बॉय। उसके फादर को कैसी लड़की चाहिए थी? बॉय की तरह बहुत सारा पढ़े और अच्छे से पढ़े, ऐसी गर्ल चाहिए थी। आई लव हिंदी एंड साइंस बट आई हेटेड मैथ्स। उसको कौन से सब्जेक्ट अच्छे लगते थे? हिंदी और साइंस, उसके लिए बहुत अच्छे सब्जेक्ट है, और मैथ्स उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। टुडे मैथ्स इज़ मोस्ट यूज़फुल फॉर माई वर्क। अब वो कौन सा वर्क करती है? जंक सेलर का। उसके वर्क में मनी का ज़्यादा काम पड़ता है, वो किससे रिलेटेड होते हैं? मैथ्स से। तो वो कहती है कि टुडे मैथ्स इज़ मोस्ट यूज़फुल फॉर माई वर्क। उसके वर्क में मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। आई कुड नेवर इमेजिन दिस इन स्कूल। उसको ये सब चीज़ें स्कूल में नहीं समझ में आई। जैसे कि आपको अभी आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो, आपको लगता है क्या हमारे पीछे पढ़े पढ़ाई करने के लिए, बट जब ये टाइम पास हो जाएगा, निकल जाएगा, तब आपको लगेगा तब पढ़ा होता तो अच्छा होता, जब मम्मी पापा डांटते थे। इस तरह से नहीं होना चाहिए। देखिए अबा, व्हाट अबाउट यू? डू यू ऑल्सो फाइंड मैथ्स डिफ़िकल्ट? आपको भी ऐसा है? आपका भी ऐसा ही है कि आपको मैथ्स डिफ़िकल्ट लगता है? बताइए। तो कि सबको तो सेम नहीं होता, सबका माइंड भी सेम नहीं होता। तो किसी को हार्ड लगता होगा, किसी को नहीं लगता होगा। अगर आपको लगता है कि यस, तो आप यहाँ पे यस लिखिए कि व्हाट इज़ अबाउट यू, यस आपको मैथ्स डिफ़िकल्ट लगता है। और आपको नहीं लगता है तो आप लिखिए आई डू नॉट फाइंड मैथ्स डिफ़िकल्ट, इट बिकम्स ईजी। ये ईजी लगता है। इट इज़ प्रैक्टिस वेल रेगुलरली। अगर आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड होता है मैथ्स, जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको मैथ्स ईजी लगेगा। व्हाट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग इन योर मैथ्स बुक? आपके मैथ्स बुक में सबसे डिफ़िकल्ट थिंग कौन सी है, ये आपको लिखना है। अभी ये 6 चैप्टर हो गए, तो आपके इसमें सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ क्या लगी, ये आपको लिखना है। अगर नहीं है कोई तो नथिंग, ऑल टॉपिक्स लुक्स ईजी, आपको सभी इजी टू मी, आपके लिए ये सभी टॉपिक सिंपल है और इजी है। व्हाट डू यू थिंक इज द इजीएस्ट लेसन? तो आप जो इसका लेसन जो है, इजी लेसन है, उसके बारे में क्या सोचते हैं? तो ऑल लेसन्स कैसे है? इक्वल लेवल के हैं, कोई बहुत हाई नहीं है और कोई बहुत हार्ड नहीं है और कोई बहुत इजी नहीं है। दिस डिपेंड अपॉन लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मैथ। और मैथ्स में हमेशा प्रैक्टिस से ही आपको अच्छे से मास और आपको इजी लगेगा। आप एक बार में सम पढ़ के छोड़ देंगे तो वो आपको मैथ्स कभी भी इजी नहीं लगेगा। आप उसको 2 टाइम्स 4 टाइम्स करके देखेंगे। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स में, उसके ऊपर डिपेंड है कि आपको वो कितना ईजी लगता है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ईजी लगेगा। When I was young, my father died in an accident. जब वो यंग थी तब उसके
फादर जो है उनकी एक्सीडेंट से डेथ हो गई। सो माई ब्रदर वर्क एज अ सर्वेंट इन सम हाउसेस। फिर उसके भाई ने क्या किया, सर्वेंट का जॉब करता था वो कुछ लोगों के घर में। वी हैड अ डिफ़िकल्ट टाइम, आई हैड टू लीव स्कूल आफ्टर क्लास 8। जब उसके फादर नहीं रहे, फिर उसके भाई को वर्क करना पड़ता था, काम करने के लिए जाना पड़ता था दूसरों के घर में। तो फिर उसने क्या किया कि आफ्टर स्टैंडर्ड 8 के बाद उसने स्कूल छोड़ दिया। आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर बट माई मदर गॉट मी मैरिड। उसको पढ़ना था बट घर की कंडीशन ख़राब थी, इसलिए उसकी मदर ने उसकी मैरिज कर दी। माई हस्बैंड्स फैमिली लिव इन मड हाउस। उसके हस्बैंड की फैमिली कहाँ पे रहती थी? मड हाउस मतलब मिट्टी के हाउस था उसका, वहाँ पे रहते थे। हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर डिड नॉट गो टू स्कूल। उसके हस्बैंड के दोनों भाई और सिस्टर कोई भी स्कूल नहीं गया हुआ था। ही हैड अ टी स्टॉल। उनका क्या था? एक टी स्टॉल था। मतलब जहाँ पे गई थी वहाँ पे भी कोई पढ़ा लिखा नहीं था, सब अनएजुकेटेड थे वहाँ पे। फाइंड आउट हाउ मच फॉर अ कप ऑफ टी। तो उनका टी स्टॉल था, इसलिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे टी का प्राइस पूछा है। आस्क पीपल एंड फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ अ कप ऑफ टी। आपको क्या करना है, किसी से पूछना है, आपको पता होगा तो आप लिखिए एट अ टी स्टॉल। टी स्टॉल में जो है वो टी कितने रुपीज़ की होती है कप? तो यहाँ पे सपोज हम लिखेंगे 5 रुपीज़। एंड एट अ होटल में कितनी होती है? उसके डबल प्राइस होता है, ट्वाइस प्राइस होता है होटल में। तो हमने यहाँ पे लिखा 5 और 10। या फिर ये जब थी तब का प्राइस लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं तब सपोज 2 रुपीज़ कॉफ़ी था, तो यहाँ पे था 5 रुपीज़ होटल में। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे लिखा। इफ़ अ पर्सन हु रन्स अ टी स्टॉल अर्न ₹30 इन अ डे। जो उसका हस्बैंड था वो 1 डे में कितने रुपीज़ अर्न करता था? 30 रुपीज़। हाउ मच विल ही अर्न इन 10 डेज। तो वो 10 डेज में कितना कमाता होगा? तो 30 मल्टीप्लाई बाय 10, तो कितने हो गए? 003। तो 300 रुपीज़ वो 10 डेज में वो अर्न करता था। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 300 रुपीज़। ठीक है, देन एंड इन अ मंथ। अब वो इसके तो 10 डेज के हो गए, तो मंथ में वो कितना कमाता होगा, कितना अर्न करता होगा? उसके लिए फिर से क्या करेंगे, 30 उसके 1 डे के मल्टीप्लाई बाय मंथ। 1 मंथ के कितने डेज होते हैं? हम यहाँ पे 30 ही पकड़ेंगे। तो कितने हो गए? 3 3 ज़ा 9 और 2 0। तो उसने 1 मंथ में वो कितने अर्न करता होगा? 900 रुपीज़। रुपीज़ 900 वो 1 मंथ में अर्न करता है। हाउ डिड यू गेट द आंसर डिस्कस। आपने ये आंसर किस तरह से फाइंड किया? तो किस तरह से फाइंड किया? हमने क्या किया कि पहले हमने सोचा कि ये 10 डेज के 1 डे के वो 30 रुपीज़ कमाता है, तो हमने 10 डेज के निकालने थे, इसलिए हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 10। तो कितने हमें आंसर आए? 300 रुपीज़। और जब मंथ में निकालने थे तो 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज। फिर क्या किया हमने, 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज है, तो एक दिन के 30 रुपीज़ और मल्टीप्लाई बाय 30 डेज, तो हमें आंसर आया ये 900 रुपीज़। इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस। जो ये थी जंक सेलर, उसने क्या किया, सोचा कि उसने खुद का बिजनेस डालने के लिए सोचा। आई थॉट आई शुड ओपन अ बैंगल शॉप और अ टेलर शॉप। उसने क्या सोचा कि क्या स्टार्ट करे, कौन सा बिजनेस स्टार्ट करे। उस खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है तो कौन सा करे, तो उसने क्या सोचा पहले कि एक तो बैंगल शॉप ओपन करे या फिर टेलर शॉप। बट माई अंकल सेड दैट वी कुड अर्न अ लॉट बाय ओपनिंग अ जंक शॉप। फिर उसके अंकल ने सजेस्ट किया कि जंक शॉप अगर तुम्हें बनानी है, खुद का बिजनेस बनाना है जंक शॉप का, तो उसमें जो है मनी ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं, बेनिफिट ज़्यादा हो सकता है। तो इन 2001 माई मदर इन लॉ एंड आई ओपन अ जंक शॉप। फिर उसने क्या किया, 2001 में उसकी मदर इन लॉ और उसने जंक शॉप का बिजनेस स्टार्ट किया। वी
टुक अ लोन ऑफ ₹8,000 फॉर अ शॉप। तो उसने वो शॉप डालने के लिए उसने कितना लोन लिया? ₹8,000 का लोन उसने बैंक से लिया। तो फाइंड आउट व्हाट इज अ लोन। आपको फाइंड आउट करना है कि लोन मतलब क्या है। तो देखिए यहाँ पे, हैव यू एवर हियर्ड ऑफ समवन टेकिंग अ लोन। आपने कभी सोचा है कि किसी ने लोन लिया है, मतलब आपने सुना है? तो यस, आपने सुना ही होगा। फॉर व्हाट? तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यस, आपने लोन के बारे में सुना है। यस, तो किस लिए लिया? किसी ने लिया होगा आपके पहचान में, तो आप लिख सकते हैं टू स्टार्ट हिज शॉप। उसकी शॉप ओपन करने के लिए उसने लोन लिया। तो कितना लिया होगा? हाउ मच लोन वॉज टेकन? तो चलो हम यहाँ पे लिखते हैं, सपोज उसने 10,000 का लोन लिया। ओके, देन हाउ मच मनी वॉज पेड बैक? उसने 10,000 का लोन लिया होगा तो बैंक को कितने मनी पेड किए? तो 1 ईयर में उसने 11,000 रुपीज़ बैंक को पेड किए। तो इस तरह से होता है, लोन लेते हैं हम तो हम लोन का इंटरेस्ट भी हमें देना पड़ता है, इसलिए हमेशा हमारा लोन जितना होता है उससे ज़्यादा ही पैसे हमारे वहाँ पे इंटरेस्ट में जाते हैं। और नीचे है, हरिया एंड बाबू वांट टू बाय अ हैंड कार्ड फॉर ₹300। ये देखिए यहाँ पे ये हरिया है और ये बाबू है। इन दोनों ने क्या सोचा कि हैंड कार्ड लेने के लिए बारे में सोचा। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया? हरिया ने, आई हैव टेकन अ लोन ऑफ ₹300 फ्रॉम द बैंक फॉर 6 मंथ। हरिया ने बैंक से 300 रुपीज़ का लोन लिया। किस लिए? हैंड कार्ड लेने के लिए। तो आई विल पे ₹51 एवरी मंथ टू द बैंक। तो उसने बैंक को एवरी मंथ कितने रुपीज़ पेड किए? 51 रुपीज़। तो उसके 6 मंथ के रुपीज़ कितने हो गए? जैसे हरिया ने 300 रुपीज़ लोन लिया, ठीक है, फिर उसने क्या किया? 51 रुपीज़ पेड किए एवरी मंथ, ठीक है, एवरी मंथ उसने 51 रुपीज़ दिए। तो उसने 6 मंथ में कितने रुपीज़ रिटर्न किए होंगे? तो 300, सॉरी, तो वहाँ पे आएगा 6 मंथ का था ना, और 51 रुपीज़, तो 51 मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ। तो 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। तो उसने बैंक को कितने रुपीज़ रिटर्न किए? 306 रुपीज़ उसने बैंक को रिटर्न किए। बट आई हैव टेकन अ लोन ऑफ ₹300 फ्रॉम चुन्नीलाल। फिर बाबू कहता है कि उसने जो है तो चुन्नीलाल से 300 रुपीज़ का लोन लिया था। आफ्टर 6 मंथ आई विल पे बैक ₹360। 6 मंथ के बाद उसने कितने रुपीज़ उसको रिटर्न किए? 360 रुपीज़। और हरिया ने बैंक को कितने दिए? 306 रुपीज़। तो बोलो, यहाँ पे दिया हुआ है कि हु हैज़ टू पे बैक मोर? हरिया और बाबू किसने ज़्यादा पैसे देने पड़े? 300 का लोन तो दोनों ने लिया था। 6 मंथ के बाद दोनों का कंप्लीट भी हो गया, बट 6 मंथ के बाद उसका कितना लोन हो गया? 306, और बाबू ने कितना दिया? 360। तो हु हैज़ टू पे बैक मोर? किसने ज़्यादा पैसे रिटर्न किए? तो बाबू ने। इसने है जो बाबू विल हैव टू पे मोर मनी, इसने ज़्यादा पैसे दिए। पीपल लाफ एंड टीच अस अबाउट आवर वर्क। उसका जो वर्क था जंक सेलर का, उसके लिए लोग उसको चिढ़ाते थे और उसके ऊपर हंसते थे। दे कॉल्ड इट गंदा काम और डर्टी बिजनेस। वो लोग क्या कहते थे कि ये खराब काम है, गंदा काम है, डर्टी बिजनेस है। बट आई डिड नॉट थिंक सो, आई न्यू दिस आइडिया वुड वर्क। उसने इस तरह से नहीं सोचा कि ये ख़राब काम है, और उसने जो सोचा था कि जंक सेलर का काम स्टार्ट करे, वो उसमें अच्छा प्रॉफिट कमा रही थी और अच्छा वर्क कर रहा था। नाउ वी हैव अ पक्का हाउस विथ इलेक्ट्रिसिटी, वी हैव अ फ्रिज, अ टीवी एंड अ गैस स्टोव। माई हस्बैंड्स ब्रदर सिस्टर एंड ऑल्सो माई डॉटर गो टू स्कूल। जब उसकी मैरिज हुई तो उसके हस्बैंड के दोनों भाई बहन कोई स्कूल नहीं जाता था। अब
उनका जो जंग सेलर का काम स्टार्ट होने के बाद उसका अच्छा सा मकान भी बन गया, उनके घर में सभी ज़रूरत की चीज़ें आ गई, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिज, टीवी, गैस, ये जो डेली ज़रूरत की चीज़ें वो भी आ गई। और उसके हस्बैंड के जो भाई है, बहन है और उसका खुद की बच्ची भी जो है वो स्कूल जाने लगी थी, ओनली उस जंग सेलर की शॉप की वजह से। आई हैव 9 रिक्शाज ऑफ माई ओन। उसके कितने रिक्शा है? अभी 9 रिक्शा है उसके खुद के। आई गिव द रिक्शाज ऑन रेंट। वो रिक्शा की रेंट पे देती है, उसके खुद के 9 रिक्शा है वो रेंट पे देती है वही सभी रिक्शा। ईच फॉर ₹20 अ डे। 1 डे के उसको 1 रिक्शा से कितने मिलते हैं? 1 रिक्शा से 20 रुपीज़ मिलते हैं 1 डे के। ऑन संडे आई डू नॉट टेक एनी मनी फॉर देम। और जो लोग रिक्शा जिनको रेंट पे दिया है उनसे वो संडे के दिन कोई मनी नहीं लेती। तो वो मंडे टू सैटरडे मतलब 6 डेज वो 20 रुपीज़ उन लोगों से लेती है, पर डे का 20 रुपीज़। हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 9 रिक्शा इन अ डे। जब वो 1 रिक्शा से कितना कमाती थी? 20 रुपीज़ पर डे। तो 9 रिक्शा से वो कितना कमाएंगी? तो 20 मल्टीप्लाई बाय 9 रिक्शा, तो 9 टू ज़ा 18, तो 180 रुपीज़ वो 9 रिक्शा से पर डे कमाती थी। एक दिन का निकाला ना मैं, 20 रुपीज़ से मल्टीप्लाई किया मतलब 1 डेज का। और कितने रिक्शा? 9 रिक्शा, तो 180 रुपीज़ वो 1 डे के अर्न करती थी। सो फॉर 9 रिक्शाज शी विल अर्न रुपीज़ 180 रुपीज़ वो अर्न करती थी। हाउ डिड यू डू इट। हमें ये बताना है कि ये हमने किस तरह से किया। आई विल डू इट लाइक दिस। 9 टाइम्स 2 इज़ 18, सो 9 टाइम्स 20 इज़ 180। उसने क्या किस तरह से किया? उसको तो मैथ्स नहीं आता था, तो उसने इसको किस तरह से कर दिया कि 9 टाइम्स 2 इन 18। तो 18 को उसने तो या क्या किया उसने कि 9 जो है 18 नहीं, 9 जो है उसको 2 टाइम्स काउंट किया, तो कितना है? 9 टू ज़ा 18, तो उसको कितने मिले? 18 मिले। फिर 9 टाइम्स 20 किए तो कितने हुए? 180। इस तरह से उसने काउंट किए। बट आई फाइंड दिस ईजियर। फॉर 20 रिक्शा सी विल गेट ₹20 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 200। फिर उसने क्या किया? 9 से काउंट नहीं कर सकती थी, तो उसने सीधा सीधा 20 को क्या किया? 10 से 10 रिक्शा के प्राइस निकाले, तो कितने आए उसके? 200। फिर 200 में से उसने 20 माइनस कर दिए, मतलब एक रिक्शा के प्राइस माइनस कर दिए, तो कितने आए उसके? 180। तो उसने किस तरह से लिखा? सो फॉर 9 रिक्शा शी विल गेट 20 माइनस 2000 माइनस 20 इज इक्वल टू 180। उसने 10 रिक्शा का 1 डे का प्राइस निकाला और उसके बाद उसने 1 रिक्शा के 1 डेज के रुपीज़ जो है उसको माइनस कर दी, तो उसने 9 डेज का प्राइस निकाला। थिंक ऑफ सम अदर वे टू डू इट। और थर्ड वे जो है वो हमारा हमने जो किया 1 डे के 20 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 9 रिक्शा, तो कितने आए हमारे? 180। ये थर्ड टाइप है जो हमने इस यहाँ पे सॉल्व किया। इन अ वीक हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 1 रिक्शा। तो उस 1 डे में वो 20 रुपीज़ कमाती थी, तो वो 1 वीक में कितने अर्न करती थी इसके रिक्शा से? तो 20 मल्टीप्लाई बाय, वो संडे को नहीं लेती थी, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 6 डेज ही काउंट करेंगे, तो कितना अर्न करते? 6 टू ज़ा 12 और यहाँ पे 0, तो वो 1 रिक्शा से 1 वीक में 120 रुपीज़ अर्न करते थे। ठीक है, डू इट यहाँ पे लिखेंगे 120 रुपीज़। डू इट मेंटली एंड राइट द आंसर। आपको क्या करना है? इसको डायरेक्टली सॉल्व करना है। ठीक है, 6 टू ज़ा 12, 26 ज़ा, तो यहाँ पे क्या करते हैं? 6 टू ज़ा 12 और 0 हो गए 120। देन 6 टू ज़ा 12, ठीक है। देन 43 मल्टीप्लाई बाय 42, यहाँ पे कितने आएंगे? 3 टू ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 126, ठीक है। फिर और मल्टीप्लाई बाय 80, 8 4 ज़ा 32
और ये 0। देन 4 मल्टीप्लाई बाय 81, 4 1 ज़ा 4, 8 4 ज़ा 32, देन 9 5 ज़ा 45 के 5, 4 कैरी, 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 4, 19 20 21 और 22, एंड देन यहाँ पे 31 9 ज़ा 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। इस तरह से आपको ये वाले सम सॉल्व करने हैं। I have my own small junk shop. I buy junk from junk collector. इसका जो शॉप है उसका स्मॉल शॉप है जंक का, और वो कहाँ से लेती है ये सब जंक कलेक्टर, जो किसी के घर में जाके लेकर आते हैं। न्यूज़ पेपर्स, बॉटल्स है, किसी के घर में कुछ भी भंगार हो वो सब लेकर आते हैं। उससे ये जो है जंक कलेक्ट करती है। दे गो फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड ब्रिंग जंक ऑन हैंड कार्ट्स। आई देन सेल इट एट द बिग शॉप। क्या करती है, वो जहाँ जहाँ से लेकर आते हैं उनके पास से जंक कलेक्टर जो होते हैं उनके पास से सामान लेती है सब, और वो कहाँ पे बेचती है, बिग शॉप में वो सामान सब बेचती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस पार्ट में क्या देखा, मल्टीप्लिकेशन देखा। इजीली मल्टीप्लिकेशन आप किस तरह से करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करने के वे 2-3 टाइप से कर सकते हैं, वो सब हमने देखा। तो यहाँ पे ये हमारा ये पार्ट फिनिश होता है। वी विल मीट इन नेक्स्ट पार्ट।